बड़ी घटना में इराकी रेजिस्टेंस ने सीधे सीधे मार कर दिए अमेरिकन बेसिस पे जो इराक में हैं, और उसमें सीरिया में भी जो अमेरिकन बेसिस है उन पे भी हमला हुआ है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखिए आज जिस मंजर पे हैं वो बड़ा डिसाइसिव मंजर है। 15 जुलाई 2024, और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपसे कहा था और आप लोगों ने मेरी बात का मान भी रखा कि कम से कम 10 मिनट इस हर वीडियो को आप लोग देखिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता नहीं है, मैं भी सारी बातें नहीं कह सकता हूं कि कैसी कैसी साजिशें स्पेसिफिकली इस चैनल के खिलाफ की जा रही हैं। उसकी वजह भी आप लोग 10 बार मैं बता चुका हूं, आप लोग जानते हैं, आप लोग सब लोग समझदार हैं। अब देखिए, जो इराक ने जो हमला किया इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है। कल मैंने आपसे कहा था कि कतैब हिजबुल्लाह का जो इराक की रेजिस्टेंस फोर्स है उसका बयान आया, और कतैब हिजबुल्लाह ने इस बात को साफ साफ कहा था कि जो अमेरिका से इराक की बातचीत चल रही थी जिसके तहत अमेरिकन बेसिस इराक से हटने थे, वो बात पूरी नहीं हो पाई है। वो बात बीच में इराकी जो सरकार है उसने रोक दी है, और बल्कि ये भी कहा कि इराकी सरकार ने जो भी रोका है वो अमेरिका के प्रेशर में रोका है। मतलब अमेरिका जिसने पहले कहा था हम हट जाएंगे, जिस आपको याद होगा अल तन्फ में जो हमला हुआ था उसमें 3 अमेरिकन जो सोल्जर्स थे वो मारे गए थे, और फिर ये हुआ तो अमेरिका ने कहा था हम खाली कर देंगे। बड़ी इस पर चर्चा हुई थी आज से करीब 3-4 महीना पहले, और ये था कि अमेरिका और पूरी एक इराकी सरकार ने भी इस पर बयान दे दिया था, लेकिन अमेरिका ने अपनी बात नहीं रखी। और अमेरिकन जो फोर्सेस हैं, जो अमेरिका में जो फोर्सेस में कह गया, जो अमेरिका में जो लोग रूल कर रहे हैं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, जो पूरा अमेरिका का जो सिस्टम है, उसने इस बात को स्टॉल किया। उस जैसे अमेरिका की क्लासिक टैक्टिक होती है स्टॉल करना, ये करना। वो बहुत दिनों से कह रहे हैं इसराइल को हम रोकेंगे, इसराइल को हम रोकेंगे कि हम सिविलियंस पे इसराइल बॉम्बिंग ना करे, लेकिन वो स्टॉलिंग है। सब लोग जानते हैं कि इसराइल को रत्ती भर भी ना उससे फर्क पड़ रहा है, ना अमेरिका एक्चुअली उस पर दबाव डाल रहा है। अब देखिए, अमेरिका में भी जो हुआ है उसके बारे में भी देखिए कुछ नई सनसनीखेज बातें आई हैं जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा फिलिस्तीन जो रेजिस्टेंस है उसकी जो आज 15 जुलाई की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में आपको बताएं। देखिए, आज का दिन जो है उसमें एक जो बड़ी बात हुई कि वेस्ट बैंक में लगातार जो हमले हो रहे हैं, जो रेजिस्टेंस ने अपना इनिशिएटिव वेस्ट बैंक में ले लिया है वो बरकरार रहा। जेनिन में जो कबतिया एक शहर है उसमें आज फिर से कम 3 जगह लड़ाई हुई, और उन तीनों जगह जो खास बात है मशीन गन्स और एक्सप्लोसिव डिवाइस एक साथ यूज किए गए। और उसमें भी वही बात हुई कि आईडीएफ के बहुत सारे वाहन जब अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो वहीं पर एक्सप्लोजन हो गया, डेटोनेशन हो गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो माइन करने की एबिलिटी है, माइंस प्लेस करने की, जमीन के नीचे जो पूरा जो बड़े बॉम्ब्स होते हैं उनको प्लेस करने की जो एबिलिटी गाजा में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने दिखाई है, वो वेस्ट बैंक में भी थोड़ा बहुत दिखाई थी, लेकिन वेस्ट बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा आईईडी जो इम्प्रोवाइज्ड जो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हैं जिसको आईईडी कहते हैं वो यूज़ हो रहे थे। लेकिन यहाँ भी जेनिन में जैसे माइन यूज़ हुई, इसके पहले 3 दिन पहले भी माइन यूज़ हुई थी, उसके पहले भी करीब 10-12 दिन पहले कुछ टेस्ट करने के लिए माइंस यूज हुई थी। अब रेगुलर ये हो रहा है। उसके बाद देखिए करमई तुजुर जो अल खलील बेत उमर में, जहां पर कई लड़ाइयां हो चुकी हैं, और उसमें आज फिर से मशीन गन और एक्सप्लोसिव्स के साथ एक फिर से भिड़ंत हुई पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और आईडीएफ की। इसमें भी वही बात है कि जो जिस तरह से माइन किया अल खलील में कभी ऐसा नहीं हुआ था। जेनिन तुलकरेम में ऐसा हो चुका है, नाबलिस में कुछ हद तक, लेकिन अल खलील में ऐसा पहली बार हुआ कि माइंस उसमें प्लेस किए गए। देखिए, बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस का दायरा बढ़ता जा रहा है, और उसको इजराइल रोक पाने में सक्षम है। एक छोटी खबर, ये आप सोचिए कि ये 2 लाइन की खबरें नहीं है, इनमें जो सत्य छुपा है, इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके का है कि पूरी एक मतलब जो इक्वेशन है ग्राउंड का वो बदल जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में आज वो केशव देव मौर्य ने कह दिया कि संगठन बड़ा है सरकार से। अब ये तो सीधे वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो सीधी बात है जो अमित शाह
और योगी में, या अमित शाह मोदी वर्सेस योगी जो लड़ाई चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य जो आदमी किसके हैं, अमित शाह के, वो पूरी तरह से अमित शाह उन्हीं के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। ये छोटी सी खबर है लेकिन इसमें बहुत सारे अर्थ छुपे हैं। संगठन की भी जो आज जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें जो पूरा जो योगी, कुछ खबरें आ रही हैं कि वो इनवाइट उनको नहीं किया गया था, वो पहुंच गए, कुछ खबरें आ रही हैं कि पहुंच नहीं पाए, बहुत सारी ऐसी, मतलब पूरा एक, लेकिन ये सब छोटी खबरों में बड़े संदेश छुपे हैं। और आप जानते हैं किस तरीके से आर पार की लड़ाई इस समय दिल्ली और लखनऊ में चल रही है और बीजेपी अंदर से इम्प्लोड कर रही है। एक होता बाहर से बम मारना, एक होता अंदर से इम्प्लोड करना। तो खैर, अब आप देखिए नाब्लस में भी आज एक बड़ी भिड़ंत हुई जिसमें करीब 25 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स, इतनी बड़ी संख्या में एक साथ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स कम ही नजर आते हैं, लेकिन 25 की संख्या करीब में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने 2 आईडीएफ पोजीशंस पे साइमल्टेनियसली अटैक किया। और ये जो पोजीशंस थी बड़ी स्ट्रांग थी, ये बंकर्स थे, जो बंकर्स नाब्लस में बनाए थे। लेकिन नाब्लस में जो फाइटर्स थे उन्होंने ये सोचा कि नाब्लस अगर बंकर्स बन गए तो बंकर्स को फिर अपरूट करना मुश्किल होता है, क्योंकि सोल्जर उसमें अंदर, जमीन के अंदर एक गड्ढा खोद के उसमें बैठा रहता है और वो सेफ भी रहता है, गोली भी चलाता रहता है। तो बंकर्स को पहले ही शुरू में ही खत्म कर देना बहुत जरूरी है। तो नाब्लस में जैसे ही बंकर बने, अब करीब 2 दिन हो चुके थे इसके पहले कि वो डिटेक्ट हुए, परसों से इजराइल ने, मतलब परसों इजराइल ने बना लिए थे, ये आज खबर आई। उसके बाद लेकिन जो क्विक रिएक्शन हुआ, 25 नाब्लस, जो नाब्लस ब्रिगेड है बलाता कैंप की, 25 उसमें से फाइटर्स इकट्ठा हुए, उन्होंने बंकर्स में हैंड ग्रेनेड्स मारने शुरू किए। तो जब हैंड ग्रेनेड्स मारने शुरू किए तो जो उसमें जो इजरायली सोल्जर्स थे वो वहां से भागे, और जब वो भागे तो इन लोगों ने आके बंकर कैप्चर कर लिया, और जब बंकर कैप्चर कर लिया तो बंकर को दोबारा उन लोगों ने भर दिया। अब ये इजराइल का जो एक इजराइल सोच रहा था, आईडीएफ सोच रही थी कि हम आगे बढ़ के एक बलाता कैंप के बगल में अगर बंकर्स हमने बना लिए और वो कुछ दिन टिक गए तो फिर वो एक, मतलब फिर हमको एक एडवांटेज मिल जाएगा पैलेस्टीन रेजिस्टेंस फाइटर्स को मारने का। लेकिन वो एडवांटेज उनको डिनाई किया गया। अब देखिए, अब जेनिन में जो जेनिन और नाब्लस के बीच जो एक नाब्लस स्ट्रीट है, वहां पर भी कुछ बंकर्स बनाने की कोशिश हुई जो आज शुरू हुई। वो वाले बंकर्स पहले शुरू हुए थे, परसों तक बन गए थे, आज डिटेक्ट हुए। आज तो एक जो बंकर्स बनाने की जो शुरुआत नाब्लस स्ट्रीट में हुई, उसको अपने पूरे, मतलब वो शुरू ही हुआ था कि उसको पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने उसको ध्वस्त कर दिया। फिर देखिए कबातिया में फिर से एक दूसरी बड़ी लड़ाई हुई, बड़ी मतलब कि जो वेस्ट बैंक के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स ने करीब 13 आईडीएफ सैनिक को, सिपाहियों को उन्होंने पीछे किया। फिर आप देखिए हिजबुल्ला ने जो आज लगातार अटैक्स किए, तो उन्होंने, क्योंकि लेबनान पे भी अभी भी इजराइल बमबारी कर रहा है और ज़बरदस्त बमबारी कर रहा है, और वहाँ पर हालांकि लोग उतने मारे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई लेबनान में आप बेरूत पे में तो आप घुस नहीं सकते हैं, जैसे गाज़ा सिटी में घुस के बमबारी की इजराइल ने। वहाँ पर जो कंट्री साइड है, जो गांव है, वहाँ पर ज़्यादा बमबारी हो रही है। हालांकि जो लेबनान के गांव हैं वो भी एक छोटे मोटे शहर की तरह हैं, लेकिन वहाँ पर जो घर हैं वो काफ़ी वाइड स्पेसेस में फैले हुए हैं। तो उस तरीके से वहाँ पर इजराइल नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा है। ज़्यादातर जो उसकी बमबारी है लेबनान में, वो ओपन ग्राउंड पे हो रही है, जिसमें लेबनान को, हिजबुल्ला को कोई जान माल का नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन हिजबुल्ला हर चीज़ का जवाब देता है। अब देखिए, इसमें जो है यारिन जो साइट है इजराइल की, उसकी तरफ से अटैक आया, तो यारिन साइट पे लगातार तुरंत हिजबुल्ला ने रिएक्ट किया और वहाँ उसमें रॉकेट छोड़े। उसके बाद देखिए एक आइलेत, वो जो ब्रिगेड 91 आइलेत को पहले जला चुका है हिजबुल्ला, वहाँ से एक अटैक हुआ। फिर से आईडीएफ ने अपना एक मेकशिफ्ट बनाया, वहाँ से अटैक किया, तो फिर उसका तुरंत रिस्पॉन्स आया और हिजबुल्ला ने आइलेत पे फिर से बमबारी की रॉकेट्स के माध्यम से। फिर देखिए जो रुवैसत अल अलम साइट है, यहाँ से जब हमला हुआ तो यहाँ पर भी हिजबुल्ला ने रॉकेट्स मारे और इस बार बुरकान मिसाइल छोड़ी, और जिससे 2 आईडीएफ सोल्जर्स घायल भी हो गए। उसके बाद रमता साइट, रमता से जो कफ्र शुबा हिल्स में है, और यहाँ से भी इजराइल ने हमला किया, तो वहाँ पर तुरंत अटैक हुआ।
अब इससे क्या होता है, ये जो काउंटर अटैक्स होते हैं ये बहुत घातक होते हैं, क्योंकि तुरंत के तुरंत जब आप एक काउंटर अटैक में जाते हैं तो जो दुश्मन है वो अभी रिकवरी कर रहा है ना, मतलब उसने एक अटैक किया है, वो उससे भाई ये हो सकता है ये कहा गया हो कि नहीं 2-3 अटैक्स और करो, तो वो एक अटैक के बाद वो रिकवर मतलब एक दूसरे अटैक की तैयारी कर रहे होते हैं। वो जो अपने असलहे हैं, अपनी जो फील्ड गन्स हैं, क्योंकि आर्टिलरी अटैक्स भी ये जो सारे थे जिसको जो हिजबुल्लाह ने रिस्पॉन्ड किया, ये आर्टिलरी अटैक्स थे, एरियल अटैक्स नहीं थे। तो आर्टिलरी अटैक्स को फिर से करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आपको फिर से पूरा अपना एक जो आपके एम्यूनेशन है, जो आपकी गन्स हैं, उनको आपको फिर से रीडिप्लॉय करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब उसके करने के पहले ही हिजबुल्लाह वहाँ पर मार उसने कर दी। अब देखिए, अब बड़ी घटना जो यमन की है, यमन ने जो कहा था कि हम जो 2 दिन से लगातार यमन बयान दे रहा है कि हमारे पास कुछ नए हथियार आ गए हैं, हम लगातार स्ट्राइक करेंगे और सऊदी अरेबिया पे स्ट्राइक करेंगे। आज देखिए, इजरायली शिप MSC यूनिफिक UNIFIC ये गल्फ ऑफ एडन में जा रही थी और इसका कनेक्शन सऊदी अरेबिया से भी, सऊदी अरेबिया और इजराइल में जो छुपा हुआ व्यापार चल रहा है उससे कनेक्शन है। हाँ, अभी तक ये व्यापार 7 अक्टूबर के बाद से चल रहा है, ये बदस्तूर जारी है, लेकिन यमन ने अभी तक इस पे ध्यान नहीं दिया था। वो सऊदी अरेबिया से जुड़े जो जहाज इजराइल से जो बिजनेस कर रहे हैं उनको वो छोड़ रहा था, उनको अभी बख्श रहा था। लेकिन आज उसने MSC यूनिफिक पे लगातार हमला कर दिया। कम से कम 2 हमले MSC यूनिफिक पे किए, जो सीधे सऊदी अरेबिया से जुड़ा हुआ जहाज है। इसमें जो बहुत सारी चीज़ें स्मगलिंग की वो भी पाई गई। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि यमन ने जो जहाज़ जो उड़ाए हैं, इंटरनेशनल स्मगलिंग के जो पूरा एक रूट बना हुआ था रेड सी के थ्रू, उसकी कमर तोड़ दी। और उसकी कमर जब उसने तोड़ी है तो उसको आगे देखिए कैसे ले जा रहा है कि अब वो एक जो लास्ट कड़ी बची थी सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच, उसको भी उसने स्ट्राइक कर दिया। सऊदी अरेबिया के इस समय काटो तो खून नहीं, ये हालत सऊदी अरेबिया की इस समय हो गई है। पूरा का पूरा उनका जो एक पूरा ये था कि हम एक सुन्नी स्टेट हैं सबसे बड़े, वो सब खत्म हो गया। कोई सुन्नी पूछ नहीं रहा है, थूक नहीं रहा है कोई सुन्नी। आप सोचिए कि इस समय लेबनान में हिजबुल्लाह की एक नई यूनिट सामने आई आज, जिसमें सुन्नी, ड्रूज और क्रिश्चियंस जो वहाँ के, जो आप जानते हैं लेबनान में क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, अरब ड्रूज जो कि एक कुछ अलग तरह का धर्म है, और सुन्नी लीडरशिप है उसमें, वो हिजबुल्लाह का स्पेशल विंग है। और उस स्पेशल विंग ने आज आके ये सब जो हमने बताया पहले कि हिजबुल्लाह ने जवाब दिया, वो तो ट्रेडिशनल जो यूनिट्स हैं हिजबुल्लाह की उन्होंने दिया। ये जो स्पेशल यूनिट थी सुन्नी लेड, इसने आके आज इजराइल के अंदर सीधे घुस गए, 10 किलोमीटर तक घुस गए, वहां पर फायरिंग की। ये लगातार हो रहा है, इजराइल भी घुसने की कोशिश करता है, हिजबुल्लाह के लड़ाके। लेकिन जो सुन्नी लेड थी, ये एक मैसेज देना चाहते थे, और ये मैसेज ये पैलेस्टाइन को भी देना चाहते थे, यमन को भी देना चाहते थे, उस सऊदी अरेबिया को, सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया को देना चाहते थे। और हमने जो आपसे कहा था कि यमन और इराकी रेजिस्टेंस में कोऑर्डिनेशन है, और इराकी रेजिस्टेंस ने, मैंने शुरू में ही आपको कहा कि जो जबरदस्त आज उसने मार किया, जिसके बारे में और हम आपको डिटेल्स बताएंगे। लेकिन जो यमन और इराक में जो कोऑर्डिनेशन था, अब उसमें हिजबुल्लाह भी आ गया। और हिजबुल्लाह ने जो मैसेज दिया सुन्नी फाइटर्स को आगे करके, वो मैसेज ये था कि देखो, ये लड़ाई शिया सुन्नी की नहीं है। बार बार इसको कहना जरूरी है, क्योंकि रोज इस बात की कोशिशें होती हैं कि एक सेक्टेरियन लाइंस पे इतने बड़े ये जो विश्वव्यापी जो एक फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई, अब तो विश्वव्यापी लड़ाई हो गई है ना, ये विश्व युद्ध नहीं है लेकिन विश्वव्यापी तो हो गई है, कल को विश्व युद्ध भी हो जाएगा। सारी बातें आप जानते हैं कि कौन किसके पीछे। तो ये जो बात है, ये जो मैसेज देना है, ये जबरदस्त मैसेज आज हिजबुल्लाह ने आज उसने दिया। और जिससे इराक के अंदर, क्योंकि इराक के अंदर भी सुन्नी रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, शिया रेजिस्टेंस ग्रुप है, कतैब हिजबुल्लाह इराक का रेजिस्टेंस ग्रुप है, ज़्यादातर मतलब मेनली शिया है जिसने आज मार किया अमेरिकन बेसिस पे। लेकिन जो सुन्नी ग्रुप्स हैं
वो भी जो है पूरी तरह से उन्होंने भी इसके पहले भी मार की है। अभी कुछ दिन के लिए खामोश थे जब इराक की सरकार नेगोशिएट कर रही थी कि अमेरिकन बेसेस हटे, लेकिन वो भी सक्रिय हो गए और उन्होंने जो हिजबुल्लाह के जो सुन्नी फाइटर्स आगे आए उनके समर्थन में उन्होंने बमबारी की अमेरिकन बेसिस पे। जो कौन? इराक के सुन्नी रेजिस्टेंस ग्रुप है। ये आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, और इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा आगे। अब देखिए, अब ये जो पूरी एक परिस्थिति बनी, उसके बाद देखिए जो इजराइल का जो प्रोपेगेंडा है कि हमास ने पीस टॉक्स हम तो कर रहे थे, हमास नहीं कर रहा था, इसकी पूरी जो है ये कलई खुल गई। ये बात देखिए सामने आ गई कि जो हमास है, आज ये एक लीडिंग यूरोपियन न्यूज़पेपर में ये बात छपी कि जो हमास है वो सीरियस था नेगोशिएशंस के लिए, उसने अपनी शर्तें ड्रॉप कर दी, लेकिन इजराइल जो है वो नेतन्याहू की वजह से रिजिड है, नैरो है। वो ये नहीं सोच रहा है कि उसको अपने होस्टेजेस जिंदा शायद नहीं चाहिए, वो बस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। ये बात हमने आपसे कई बार कही, आपने कई बार सुनी, लेकिन एक यूरोपियन न्यूज़पेपर में छपना, लीडिंग यूरोपियन न्यूज़पेपर में डेनमार्क के ये छपना, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि डेनमार्क अभी तक ब्रॉडली इजराइल की तरफ टिल्ट करता रहा है, थोड़े से न्यूट्रल भी हुआ है, और इस तरह की चीज़ें। एक चीज़ आप अंतर्राष्ट्रीय अगर उसकी बात हो ही रही है, जापान में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जापान ने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज करने की बात कह दी आज, और ये देखिए एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि जापान बड़ा ही पक्का अमेरिकन कैंप का माना जाता है। इतना पक्का कि मतलब चाइना की वजह से भी, कि चाइना से जापान को थ्रेट है, ये है, वो सारी चीज़ें जो उधर की फार ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है, जो फार ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स है, तो चाइना वर्सेस जापान, तो उसमें जो है वो, और चाइना देखिए खुल के फिलिस्तीनियों के साथ है, अपने यहाँ मीटिंग्स कर रहा है, सब कर रहा है। जापान अगर उसने पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर लिया, जो कि आज खबर आई है और उसकी सरकार की तरफ से खबर आई है, तो ये बड़ा डेवलपमेंट होगा। और ये इसके पीछे एक छुपी डिप्लोमेसी भी है कि चाइना और जापान में बातचीत चल रही है। ये पहली बार ये खबर मैं आपको अपने चैनल से दे रहा हूँ। देखिए बहुत सारी खबरें हमने बड़ी यूनिक दी हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, लेकिन अभी क्या है कि चैनल क्योंकि हमारा ग्रो कर रहा है, जब हम अलग से कोई जैसे ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ कायदे से अलग से एक वीडियो बना के करनी चाहिए, लेकिन वो मैं जब करता हूँ तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स उस पर आ नहीं पाते हैं, या 6 बजे के पहले एक्टिव नहीं होते हैं, शाम मतलब 6 PM के पहले। उसके बाद भी देखिए कल मैंने एक वीडियो डाला, जो लंबा वीडियो था, वो अच्छा चला, ठीक चला, लेकिन जो दूसरा वीडियो मैंने डाला जिसमें रेजिस्टेंस की फाइटिंग थी और उसमें वो सब दिखाया गया था, बड़ा मुश्किल से रिस्क लेके हमने डाला था, उसके व्यूज़ जो हैं वो 10,000 से ऊपर नहीं बढ़ पाए। तो ये देखिए कुछ है समस्या, पता हो सकता है हमारे दर्शकों में हो सकता है कि यूट्यूब के अपने एल्गोरिथम्स में हो, या हो सकता है कि कोई टैम्पर कर रहा हो। आपको पता है मेरे चैनल के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको बाद में यूट्यूब रिपोर्टिंग एरर कह देता है कि जो व्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें अपडेट ही नहीं होती, मोनेटाइजेशन अपडेट नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो मैं फिर से गुजारिश करूँगा कि हमारे इस वीडियो को आप 10 मिनट कम से कम मिनिमम देखिए, उससे ज़्यादा भी देख सके तो देखिए, पूरा अंत तक देखिए। और उसके अलावा जो मैं बाकी वीडियोज़, अगर एक दिन में 2 या 3 वीडियो डाल रहा हूँ, तो एक बड़ी खबर है, क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में सारी खबरें समेटनी होती हैं। अब जैसे ये कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि चाइना और जापान में बातचीत चल रही है, और उसमें ये भी देखिए मुद्दा फिलिस्तीन है। आप सोचिए मुद्दा फिलिस्तीन है। अब ये इतनी बड़ी, अब ये कहीं आपको नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन ये बात सच है। इसको अगर मैं एक सेपरेट वीडियो में फ्लैश करूं तो ये एक बड़ी न्यूज़ है ये। लेकिन बहरहाल मैंने अपनी मजबूरियां बताई, और मेरे चैनल की मजबूरियां, परिस्थितियों के हिसाब से हमें आगे बढ़ना होता है। व्यक्ति की इच्छा से सब कुछ नहीं हो जाता, या उसकी काबिलियत से सब कुछ नहीं हो जाता, बहुत सारी परिस्थितियां होती। अब देखिए एक बड़ी घटना जो तुलकरेम में अभी अभी सामने आई है कि कफ्र अल लबद में IDF की फोर्स काफ़ी अंदर तक घुस गई थी। उसके बाद उसको करीब 6 घंटे की लड़ाई के बाद, 6 घंटे की ज़बरदस्त लड़ाई के बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने उसको पीछे किया। और इस लड़ाई में उस तरह की भी टैक्टिक सामने आई जिसका पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन एक नए रूप में सामने आई। और वो नया रूप ये था कि जो करीब 10 से 12 फिलिस्तीनी लड़ाके जो आगे बढ़ते थे, वो आगे बढ़ के झुकते थे, उनके ऊपर से चढ़ के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स गोली चलाते थे, ताकि जो गोली का लेवल है IDF
आईडीएफ पे, तो वो ऊपर के लेवल से आ रही है। उसके बाद जब वो पीछे हटते थे, अच्छा जो भाई अब लड़ाई चल रही है, तो वो जो ऑपोजिट कैंप है, जैसे आईडीएफ को ले लीजिए, तो आईडीएफ को ये तो नहीं दिखाई पड़ रहा है ना कि नीचे 10 रेजिस्टेंस फाइटर्स ऐसे घुटने के बल बैठे हैं, उनके ऊपर चढ़ के 10 और फाइटर्स गोली चला रहे हैं। वो तो नहीं, उनको तो जो गोली आ रही है, अब इतना इतना क्लोज थोड़ा ना है कि कोई 4 मीटर की दूरी है, ये भी कम से कम 100 मीटर की, 150 मीटर की दूरी पे लड़ाई होती है नॉर्मली। तो ये जो सारी, मतलब जब जब गोलियां चलने लगती है, अब आदमी देखने लगता है 100 मीटर, 50 मीटर, आप समझ लीजिए 50 मीटर तक मतलब गोलियां चल जाती हैं। तो जब 50 मीटर के डिस्टेंस पे उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है, और शाम का समय है, कई बार एकदम तड़के सुबह का समय होता है, तो उनको नहीं, तो वो तो नहीं समझ सकते। तो वो जब गोली आ रही, वो लोग उनकी गन्स ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है कि उधर से गोली आ रही। उसके बाद जब वो नीचे से गोली चलती है, तब क्या होता है? तब तो आईडीएफ के छक्के छूट जाते हैं। और ये 6 घंटे लड़ाई चली है। आईडीएफ ने बहुत कोशिश की फिगर आउट करने की कि कौन सी टैक्टिक्स फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस यूज कर रहा है, वो नहीं कर पाया। और ये देखिए, ये एक जो इम्प्रोवाइजेशन की बात है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और आपको हम लगभग हर वीडियो में इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको हम बताते रहते हैं। फिर देखिए, जो अल मवासी में जो मसाकर हुआ, जिसमें 91 से ऊपर, अब तो शायद संख्या 100 के ऊपर हो गई है, जो फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए, उसके बाद इंजर्ड हुए, ये जो सारी चीज़ें हुई, इसको लेके इंटरनेशनल कंडेमनेशन भी बढ़ रहा है। और जापान का भी जो एक बयान आया है, अल मवासी के बाद ही आया, उन्होंने अल मवासी मसाकर कंडेम भी किया। जापान ने पहली बार इजराइल के किसी हरकत को इस तरह से ओपनली कंडेम किया। जनरल वे में वो बोलता रहा है कि हम गाजा में मसाकर के खिलाफ है, लेकिन एक अल मवासी एक ऐसी घटना बन गई है जिसके इर्द गिर्द पूरे विश्व की एक तरह से गोलबंदी हो रही है। उसके बाद आप देखिए, जो एक और जो राफा में क्या हुआ कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कम से कम 2-3 पॉइंट से जो आईडीएफ की कुछ फोर्सेस वहाँ घुस आई थी, उनको उन्होंने, वही मैं कह रहा हूँ कि ऊपर से, जैसे मान लीजिए घर हैं, तो घरों से जो एक इंसिडेंट और हुआ था कुछ दिन पहले, घरों से गोली चलाना नीचे आईडीएफ के सोल्जर्स हैं वो आसान है, लेकिन उससे वो आतंक नहीं पैदा होता। लेकिन जब ये फाइटर्स कूदते हैं इजरायली सोल्जर्स के ऊपर, तो ऐसे आप कूदे, धड़ से आप गिरे, इजरायली, आपने मार दिया उसको मार दिया। इस तरह की 3 वारदातें हुई, और तीनों में इजराइल ये कह रहा है कि 3 उसमें घायल हैं, क्योंकि उसमें गोली मार के तुरंत पीछे हटना पड़ता। मतलब उसमें आप ये नहीं कर सकते कि 5 बार गोली मारी, मतलब 5 बार आप गोली मारी, इंश्योर करिए कि आईडीएफ के सोल्जर की डेथ हो गई, ये आप नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि इससे आतंक बनता है एक तो, और दूसरा जो इजराइल की जो मैन्यूवरबिलिटी है, जो मैन्यूवर करने की कैपेबिलिटी है, जो आगे पीछे आड़ा टेढ़ा, मतलब अपने को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करने की जो एक उनकी एक जो क्षमता है, वो आधी हो जाती है। तो ये एक काम राफा में बड़ा हुआ। अब देखिए, जो इराक में हुआ, इराक में जो सीरिया और इराक के बॉर्डर पे अल तन्फ बेस है, अल तन्फ बेस में 3 अमेरिकन सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, और कतई हिजबुल्लाह ने आज ये चीज़ की, और कुछ सुन्नी जो इराक के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी मदद की। अल तन्फ बेस में अभी तक दूर की जो मिसाइल्स हैं, उससे इराकी रेजिस्टेंस मारता रहा है। इस बार उसने, सोचिए, अल तन्फ बेस के करीब 200 मीटर तक वो पहुंच गए थे, और उन्होंने मिसाइल्स छोड़े। इसमें 2 चीज़ें इसमें साबित होती हैं कि जो एडवांस्ड वेपन्स इराक के पास आ गए हैं, इराकी रेजिस्टेंस के पास आ गए हैं, उनकी पुष्टि होती है। दूसरी बात, जो उनकी कैपेबिलिटी है कि अगर वो 200 मीटर अल तन्फ बेस तक आ सकते हैं, तो फिर वो अल तन्फ बेस पे घुस क्यों नहीं सकते? ये देखिए, बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। और ये फिलिस्तीन की जो लड़ाई है, ये एक उसका नया डायमेंशन होगा। जिस दिन अमेरिकन बेस पर सीधे, और किसी भी दिन ये खबर आ सकती है कि अमेरिकन बेस पे सीधे इराकी रेजिस्टेंस ने हमला किया, और ये भी हो सकता है कि उधर से इराकी रेजिस्टेंस करे, इधर से जो सीरिया के जो फोर्सेस हैं वो भी करें, क्योंकि सीरिया की सरकार, असद सरकार, वो प्रो रशिया है, प्रो ईरान है, और प्रो पैलेस्टाइन है, प्रो हमास है, और प्रो इराकी रेजिस्टेंस है, प्रो यमन है, आप जानते हैं सब। तो सीरिया की तरफ से भी उसमें एक मार हो सकती है। और सीरिया में जो बेसिस हैं,
जो अमेरिका के जो आतंकवादी हैं उन्होंने जो सीरिया की ज़मीन को कब्जे आया है वहाँ पर बेस्ड हैं, तो उन पे भी अटैक हो सकता है, सीधे सीधे अटैक हो सकता है। सीरिया में देखिए 15 जुलाई आज इलेक्शन हुए। अब उन इलेक्शंस को जो सीरिया का ऑपोजिशन सो कॉल्ड है, मतलब जो अमेरिकन बैक्ड ऑपोजिशन है, उसने उसका बहिष्कार किया। लेकिन सीरिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार उसकी जनता जो है वो ये मतलब लड़ाई के दौरान ये चौथे इलेक्शन हो रहे हैं, उसको भी इंश्योर सीरिया की सरकार कर रही है और उसमें भारी संख्या में जनता निकल के आई और उसने अपने वोट डाले। उसको सैबोटाज करने की कोशिश हुई, उसको सैबोटाज करने की कोशिश काफ़ी दिनों से चल रही थी, उसको सैबोटाज करने की कोशिश काफ़ी दिनों से चल रही थी। ये था कि आज कोई बड़ा हमला जो अमेरिकन आतंकवादी हैं वो सीरिया में इलेक्शन प्रोसेस को डिसरप्ट करने के लिए करेंगे। और उसी समय लेकिन इराकी रेजिस्टेंस ने अल तन बेस पे हमला कर दिया। अब आप ये सोचिए कि ये इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये क्या ऐसे ही हो गया? तो ये देखिए लेवल है जिस लेवल पे पूरी लड़ाई हो रही है। और आपको बता दें कि नेतन्याहू के खिलाफ आईडीएफ के अंदर आज 13 ऑफिसर्स ने, मिडिल लेवल ऑफिसर्स ने आज रेजिग्नेशन लेटर लिखा। और उस रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने लिखा कि हमको जो करने को कहा जा रहा है, जो चीज़ें हमारे सोल्जर्स भी गाज़ा में कर रहे हैं, उससे उनका मोराल गिर रहा है और बहुत दिनों तक आईडीएफ टिक नहीं पाएगा। और ये लगातार देखिए, इसमें ये बात नहीं है कि ये बात पहले भी आईडीएफ के लोग कह चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है क्योंकि ऐसे ही होता है। एक एक दिन के जो डेवलपमेंट है, आप देखिए 7 अक्टूबर से एक एक दिन आप गिनिए कितने दिन हो गए, लेकिन हर दिन महत्वपूर्ण है कि नहीं? हर दिन महत्वपूर्ण था, हर दिन कुछ ना कुछ हुआ, ऐसी चीज़ जो नायाब थी। और ये भी जो आज 15 जुलाई को हुआ, ये भी नायाब है, जिसका पूरे जो पैलेस्टाइन में जो इजराइल और हमास के बीच लड़ाई है उस पर एक बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।